गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस करना यहाँ जरूरी है। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर में हम कौन से ईएमएफ की बात कर रहे हैं, किस ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो आप सबको ट्रांसफार्मर के वर्किंग से पता है कि यहाँ जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 इनपुट वोल्टेज देते हैं तो एक अल्टरनेटिंग करंट I1 ड्राइव करता है, और ये अल्टरनेटिंग करंट एक कोर में एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स φm ड्राइव करता है, जो कि सेकेंडरी में लिंक करके एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज E2 प्रोड्यूस करता है, और खुद से खुद में लिंक होकर यहाँ पे एक बैक ईएमएफ E1 प्रोड्यूस करता है। तो ये जो मेन फ्लक्स है φm अल्टरनेटिंग फ्लक्स, वो सेकेंडरी के टर्न N2 और प्राइमरी के टर्न N1 से, इन दोनों टर्न से लिंक होके रिवर्स बार बार चेंज होके उसमें दो ईएमएफ E2 और E1 को प्रोड्यूस करता है। हम ईएमएफ इक्वेशन में इन्हीं दो ईएमएफ की बात कर रहे हैं, जो ये मेन फ्लक्स सेकेंडरी और प्राइमरी से लिंक होके प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी में E2 और खुद से खुद में प्राइमरी में लिंक होके E1। तो अब इसको हम इक्वेशन के टर्म में डिराइव करेंगे। तो आप सबको पता है वर्किंग से कि जब हम V1 अप्लाई करते हैं, V1 एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसके कारण जो रिजल्टिंग करंट I1 जो है वो भी एक अल्टरनेटिंग करंट है, और अल्टरनेटिंग करंट के कारण जो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है कोर में, ट्रांसफार्मर के कोर में जो चेंजिंग फ्लक्स आ रहा है, जो कि सेकेंडरी में E2 और खुद से खुद में लिंक होकर एक बैक ईएमएफ E1 को प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक चेंजिंग नेचर का फ्लक्स है, एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, चूंकि वो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज और एक अल्टरनेटिंग करंट के कारण ड्राइव होने वाला फ्लक्स है, तो एक चेंजिंग फ्लक्स है। तो इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स को हम सबसे पहले लिख लेते हैं फाई इक्वल टू फाई नॉट साइन ओमेगा टी, सिनुसॉइडल फॉर्म में, अल्टरनेटिंग फॉर्म में इसको हमने लिख लिया। अब आपको फैराडे लॉ से पता है कि जब किसी कॉइल से या सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम इसमें से किसी भी ईएमएफ को E2 को कैलकुलेट कर लेते हैं या E1 को कैलकुलेट कर देते हैं, किसी भी एक ईएमएफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने सेकेंडरी का ईएमएफ E2 कैलकुलेट करना है, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका नंबर ऑफ टर्न्स लिखेंगे और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आगे निगेटिव साइन लगाते हैं, आपको पता होगा। तो माइनस N2 d∅/dt लिख दिया, तो माइनस आगे सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करना है, N2 d∅/dt के जगह फाई नॉट साइन ओमेगा टी लिख देना है। तो माइनस N2, चूंकि फाई नॉट कॉन्स्टेंट है तो फाई नॉट को बाहर ले लीजिए, d/dt साइन ओमेगा टी, सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, माइनस N2 फाई नॉट साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आगे इसको लिखेंगे माइनस N2 फाई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा को, जैसे अगर इसको आप थीटा मान लीजिए तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ये इसको थीटा मान लीजिए। अब आप इसी चीज़ को रीअरेंज कर सकते हैं इस तरीके से, माइनस N2 फाई नॉट ओमेगा। अब ये साइन 90 माइनस थीटा को अगर इंटरनली आप ब्रैकेट के भीतर अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और चूंकि आपने निगेटिव भीतर ब्रैकेट के भीतर निगेटिव कॉमन लिया है तो आप इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे, चूंकि निगेटिव भीतर यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ निगेटिव मल्टीप्लाई करके आप इसको प्लस कर देंगे। तो अब ये आपके सामने आ गया N2 फाई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अच्छा, अब ये तो साइनसॉइडल टर्म है, अब इसके एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। तो अब देखिए इसमें कि ये जो वोल्टेज आपने प्रोड्यूस कैलकुलेट किया है, सेकेंडरी वोल्टेज, ये एक सेकेंडरी वोल्टेज E2 है, सेकेंडरी में इंड्यूस होने वाला वोल्टेज E2 है। तो E2 की जो ये वैल्यू है ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, आपको एसी में पढ़ाया होगा, एसी फंडामेंटल्स में मैंने, कि एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। लाइक सिनुसॉइडल फॉर्म सबसे कॉमन फॉर्म है, उसके बाद पोलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल हैं डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। तो ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है सिनुसॉइडल फॉर्म। और सिनुसॉइडल फॉर्म में यहाँ वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, लाइक v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी में यहाँ क्या होता है, पिक वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये एक अल्टरनेटिंग टर्म में लिखा गया, सिनुसॉइडल फॉर्म में लिखा गया, तो यहाँ वाला टर्म क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो E2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 मैक्स इज इक्वल टू N2 फाई नॉट ओमेगा। तो अब इसकी, चूंकि हम एसी में किस वैल्यू को पूरे साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं, पिक वैल्यू को तो नहीं करते, चूंकि पिक वैल्यू पूरे साइकिल में 2 ही बार आता है, एवरेज वैल्यू एसी का 0 हो जाता है।
आपको मालूम है इंस्टेंटेनियस वैल्यू हर इंस्टेंट के साथ चेंज करता है, तो हम किस वैल्यू को डिफाइन करते हैं, आरएमएस वैल्यू को। तो अब इस E2 की ये मैक्स वैल्यू है, तो E2 की आरएमएस वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। तो E2 को हम आरएमएस के टर्म्स में, ये आरएमएस के टर्म्स में क्या लिखेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम में √2 से डिवाइड कर दीजिए, N2 फाई नॉट ओमेगा बाई √2, इसी चीज को लिख दीजिए N2 फाई नॉट ओमेगा को क्या लिखिएगा 2 पाई न्यू बाई √2। तो इस चीज को जब आगे आप √2 से डिवाइड करेंगे, इस 2 पाई में √2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.44 F N2 फाई नॉट। तो ये आ गया ईएमएफ इक्वेशन आपका 4.44 FN फाई नॉट, जहां फाई नॉट क्या है, फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू। फाई नॉट क्या है ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, फाई नॉट जो है वो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है। N2 जो है नंबर ऑफ सेकेंडरी के टर्न्स है कि सेकेंडरी में कितने टर्न्स हैं। F जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है कि यहाँ किस फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज जो आ गया वो आपका E2 निकल के आ गया। E2 का आरएमएस वैल्यू आपका आ गया 4.44 FN2 फाई नॉट। उसी तरीके से अगर आपको E1 निकालना है तो सिमिलरली उसी पैटर्न पे लिख दीजिए E1 इक्वल टू 4.44 F N2 की जगह क्या लिखिएगा N1 और फाई नॉट, चूंकि फ्लक्स फाई जो है वो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों के लिए कॉमन है तो फ्लक्स की वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो ये हो गया आपका ईएमएफ इक्वेशन। अब इसमें इस ईएमएफ इक्वेशन में एक चीज ध्यान देने वाली थी कि फेज रिलेशनशिप क्या था। फाई एक फ्लक्स था जिसने एक ईएमएफ प्रोड्यूस किया E2। फाई एक फ्लक्स था जिसने सेकेंडरी से लिंक करके एक वोल्टेज प्रोड्यूस किया E2 और प्राइमरी से खुद में लिंक होकर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस किया E1। लेकिन इस फ्लक्स में और इस फ्लक्स के प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेज में फेज रिलेशनशिप कितना है, तो देख लीजिए। फ्लक्स का फेज एंगल अगर रेफरेंस 0 लेते हैं तो ईएमएफ का फेज एंगल है -π/2। मतलब कहने का मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस पूरे लेसन इससे आप ये लेसन ले सकते हैं कि जो फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर के केस में, वो फ्लक्स के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लैग करता है। मीन्स यहां पे मैं लिख रहा हूं, इस चीज को लिख रहा हूं कि E2 लैग्स बाई फाई बाई 90 डिग्री। मतलब जो वोल्टेज फ्लक्स जो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो E2 हो चाहे वो E1 हो, तो फ्लक्स जो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा वो दोनों वोल्टेजेज, वो दोनों ईएमएफ फ्लक्स के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लैग करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे फेजर में। हम जहां भी फ्लक्स बनाएंगे, फ्लक्स के कारण जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो E2 प्रोड्यूस हो रहा है या E1 प्रोड्यूस हो रहा है, यही दोनों वोल्टेज फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम फ्लक्स से क्या करेंगे 90 डिग्री लैग कराएंगे, 90 डिग्री पीछे बनाएंगे। वो यहाँ फेजर में दिख रहा है, वो यहाँ पे इक्वेशन में दिख रहा है। इसी चीज को हम फेजर में इंप्लीमेंट करेंगे। जहां भी फ्लक्स होगा E1 और E2 को, चूंकि E1 और E2 उसी फ्लक्स से प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेजेस हैं, उसको हम फ्लक्स के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लैग कराएंगे। E2 या E1 कुछ भी लिख लीजिए, E2 या E1 दोनों वोल्टेज E2 या लैग्स बाई 5/90 डिग्री। इस चीज को ध्यान रखेंगे और हम फेजर में इंप्लीमेंट करेंगे। दैट्स ऑल।